हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो वर्क पावर एनर्जी का जो सेकेंड यूनिट है वो मैंने सिखाया हुआ है और उस पे अभी सम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए, पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में और इस पर्टिकुलर यूनिट में वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है मेरे दोस्तों। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हमने? और फॉर्मूला पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या बोलता है? यानी फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला इस तरह से याद रखोगे आप तो अच्छा होगा। तो चेंज इन काइनेटिक क्या होगा? एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। और वर्क डन बोल रहा हूँ, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन m लिख सकते हैं। अगर यही v आप इधर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या होगा? हाफ m p² अपॉन m² होगा। वेलोसिटी की जगह ये v है ना, ये v² है तो m ने m को मार दिया। तो ये क्या होगा? 2m ऊपर चला गया तो 2mk इक्वल टू p² है। तो p इक्वल टू रूट ऑफ 2mk होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूलाज, ये 3 से 4 फॉर्मूलाज हैं जो इस यानी यूनिट के लिए हमको काम में आने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सम्स हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आइए चालू करते हैं। पहले आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख लीजिए सम्स, तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे पहला सम। तो यहाँ पर जो पहला सम है वहाँ दिया हुआ है द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, यानी उनका जो मास है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, इक्वल मास है, आर प्लेस्ड एट हाइट्स h एंड 2h। यानी h1 है h, h2 है 2h। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो Pe1 एंड Pe2 लिखते हैं। तो Pe1 को लिखेंगे m1 Gh1। देखो जी तो सेम है, वो तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो m1 Gh1 m2 Gh2। तो m1 तो m है, G तो कैंसिल हो जाएगा, h1 h है, m2 भी m ही है क्योंकि इक्वल मास है, h2 क्या है? 2h है। तो m ने m को मार दिया, h ने h को मार दिया, तो रेशियो आएगा 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपल है। दोनों मासेस इक्वल है, हाइट दिया गया है। तो आप क्या करें? स्क्रीन पॉज करके लिख लें। अगर ये हो गया हो तो हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है? फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg। यानी मास कितना दिया है? 1 kg kept at a height of 5 मीटर। तो 5 मीटर पे रखा गया अबाउ द ग्राउंड एंड इफ g इज 10। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला आपको पता है mgh। तो m है 1, g है 10, h है 5। तो ये होगा 50 जूल। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो हमने मास लिखा, g लिखा, h लिखा, मल्टीप्लाई किया, 5 10 50 जूल इज दी आंसर। प्लीज स्क्रीन पॉज करके लिख लें तो अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सम, थर्ड सम भी बहुत ही इजी है। देखिए क्या है? अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kgf। तो यहाँ पर वेट दिया है, वेट का मतलब क्या है? mg। mg कितना है? 150 kgf। तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए क्या होगा? 150 इंटू 10 से 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है ना 9.8। तो ये mg की वैल्यू हो गई। मतलब बात समझ में आ रही है? एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको केजीएफ को वो इसमें कन्वर्ट करने के लिए 9.8। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला है? 4700। तो या 14,700 सॉरी। थोड़ा सर्दी हो गई दोस्तों मेरे को। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। तो ये 14,700 इक्वल टू mg कितना है? 150 इंटू 9.8 इंटू h। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो h के लिए 14,700 और ये नीचे चला जाएगा 150
इंटू 9.8। मतलब बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर एक पॉइंट बढ़ा देता हूँ, मीन्स ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, तो नीचे 98 हो जाएगा। तो ज़ीरो ने ज़ीरो को मार दिया। उसके बाद क्या होगा, टू यानी 49 टू ज़ा 98, 49 थ्री ज़ा 147, तो 300, तो टू वन ज़ा टू, 150 ज़ा 15 वन ज़ा 15, 10 ज़ा, तो ये क्या करेंगे 10 मीटर। तो हाइट मेरी आ जाएगी 10 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे हमको हाइट फाइंड किया जा सकता है। तो स्क्रीन पॉज करके लिख ले ये सब। तो फिर हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम क्या बोलता है, बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो मास कितना है, 5 kg है। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट है। हाउ मच एनर्जी डज इट पोजेस एट एनी इंस्टेंट। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन से एक बात याद रखो कि जो इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। पर टोटल एनर्जी, इन्होंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा नहीं है, तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी डज इट पोजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। तो m कितना है 5, g कितना है 10, h कितना है 10, हाइट भी 10 दिया है ना इधर, तो ये क्या होगा 500। आप लिखोगे कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन, आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी, बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 500 जूल। बोलो बात समझ में आ रही है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद फिफ्थ सम जो है, ये फिफ्थ सम है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास। तो मास कितना दिया है 0.5 kg शुड बी लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंट। तो एनर्जी कितनी है 1 जूल है। ठीक है, तो हाइट पूछा है, तो आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। तो एनर्जी 1 जूल है, मास 0.5 है, जी तो 10 होगा दोस्तों, h क्या है पता नहीं है। तो ये क्या होगा 1 इक्वल टू 0.5 इंटू 10, 10h, 0.5 इंटू 10, 5h, ये 5h होगा। तो h क्या होगा 1/5, 1/5 यानी 0.2 मीटर। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये सिंपल फॉर्मूला है, mgh से हमको h मिल जाएगा। देखिए हाइट पूछा हो, हाइट दिया हो, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी यूज करना है। अगर वेलोसिटी दी होंगी, आगे चल के हम देखेंगे, तो हाफ mv² वगैरह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अ बॉय वेइंग 25 kg, तो m कितना है 25 kg है मास, क्लाइम्स अप द फर्स्ट फ्लोर एट हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहला क्या था, वो फर्स्ट फ्लोर पे था, जो 3 मीटर अबव है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर, दैट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 9 मीटर अबव द ग्राउंड है, सेकेंड फ्लोर। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले हाइट ये था h1 3 मीटर था, h2 कितना है 9 मीटर है। अभी आप ध्यान से देखें तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। यानी इस लेवल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सेकेंड लेवल पे, और फर्स्ट लेवल पे कितनी थी, तो सेकेंड लेवल का क्या आएगा mgh2, क्योंकि मास तो सेम है, mgh1। ध्यान से देखो तो mg कॉमन निकाल सकता हूं मैं, h2 माइनस h1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m कितना है, m और g तो सेम है ना, 25 इंटू 10, h2 माइनस h1 यानी 9,
-3, तो 9 - 3 6 होगा, तो 25 × 6 150 × 10 1500 जूल आएगा आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सिक्स्थ सम में स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं दोनों पोटेंशियल, या तो आप अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पे निकालो, फिर सेकंड पे निकालो, और फिर क्या कर लो, मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, और स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है सम नंबर 7th सम, मेरे से रह गया है लगता है ना? 7th सम बीच में रह गया है, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट टाइम, वो कॉपी करना रह गया है। अब मैन ऑफ मास 50 केजी, अगर आपको आता है तो कंप्लीट करो। मास ऑफ मैन ऑफ मास 50 केजी, तो मास कितना है, 50 केजी है। क्लाइम्स अप अ लैडर टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो हाइट कितना है, 10 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, तो वर्क डन बाय द मैन, देखो वर्क डन, जब इंसान क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो फोर्स कितना लगता है उसको, ये वेट को ही तो ऊपर उठाना है। नीचे तब क्या था, mg था, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड वर्क रहता है, तो mg नीचे, तो फोर्स उतना ही ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो mg वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, m इंटू जी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर तब डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो m g कितना है, 9.8 इंटू 10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 जूल होगा। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये सम से वही पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्क डन है, तो जो भी वर्क डन हम करते हैं वो एक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, तो जब भी हाइट आए, फॉर्मूला वर्क डन हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सेम ही है, इसका कुछ भी यानी आप विदाउट सोचे हुए कर सकते हो। तो ये 4900 जूल है। तो दोनों आप देख सकते हो इस एग्जांपल के माध्यम से भी कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही सेम होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट है a block of mass A whose weight is 200 न्यूटन, इसका वेट 200 न्यूटन है, is pulled up a slope of 5 मीटर by a means of constant force 150 न्यूटन। फोर्स कितना है, 150 न्यूटन, वेट कितना है, 200 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन by the force in moving the block A 5 मीटर along the slope। जो वर्क डन आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में अलग होगा वर्क डन, तो फोर्स कितना है, फोर्स आपको उन्होंने बोला है 150 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 5 मीटर, तो ये कितना होगा, 150 इंटू 5, तो ये 750 जूल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बाय हाउ मच हैज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए इंक्रीज्ड, देखिए वेट कितना दिया है, वेट दिया है 200 न्यूटन। वेट क्या होता है आपको पता है, एम, और एम इंटू जी की वैल्यू होती है कभी भी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, एम जी तो 200 है। देखिए हाइट, जब ये ब्लॉक चढ़ के इधर आ जाएगा, बात समझने की कोशिश कीजिए, तो ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, 3 मीटर, तो यहाँ पर ये 3 मीटर लेंगे, तो 600 जूल होगा। अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये एनर्जी कहाँ गई है, हमने फोर्स तो 7, वर्क डन तो 7 न्यूटन, हम मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड वर्क डन है। तो इस केस में आप बोलोगे सर इसके पहले केस में जितना वर्क डन था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी था, पर इसमें वर्क डन 750 जूल हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी 600 है। बोलो बात समझ में आ रही, दोनों सम्स में आपको फर्क दिखाने के लिए उन्होंने ये दोनों सम्स दिए हैं। पहले सम्स में क्या बोला था, जितना वर्क डन आया था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आया, अभी क्या आया, वर्क डन 750 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल है। तो ये वही सवाल कर रहा है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन, जो एक्स्ट्रा वर्क डन है वो कहाँ गया, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा,
डिफरेंस, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, 150 जूल is the energy used या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पहले केसेस में फ्रिक्शन अज्यूम नहीं किया गया था, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है। और दूसरा एक बात समझा कि हाइट हमेशा वर्टिकली होती है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स ही होता है। यहाँ फोर्स 150 न्यूटन ऐसा था तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने ऐसे ही पकड़ी। एक बात ये समझनी है। और हाइट हमेशा वर्टिकल है वो समझनी है। वेट mg का वैल्यू देता है, वेट यानी mg होता है। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इससे ही क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम मिस्टेक्स हो सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर है सम नंबर 9, फाइनली है सम नंबर 10। सम नंबर 10 में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसके पहले वाला सम आप स्क्रीन पॉज करके पहले लिख ले। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि सम्स तुम्हारे पास होने चाहिए। अच्छा एक फेयरबुक बनाओ, नोट पेन कॉपी बनाओ अच्छी तरह से, नहीं तो क्या हो जाएगा, कल को ऐसा ना हो आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मास 1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर सिंपल वेलोसिटी दिया जाए तो ये फॉर्मूला है, v का 10 का स्क्वायर है तो हाफ इंटू 100 होगा यानी 50 जूल। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने पहले 10 सम किए हैं, 7 सम पता नहीं कैसे रह गया है बाय मिस्टेक मेरे से। तो आप वो क्या कीजिए, 7 सम ट्राई कीजिए, नहीं तो कल के लेक्चर में बाकी और 10 सम्स में लूंगा तो उसके साथ 7 सम भी जोड़ दूंगा। तो आज के लिए मैंने 10 सम सिखाए हैं, आप एक बार कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस संडे को इसके ऊपर टेस्ट होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।